हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी से रिलेटेड, जनपद महाजनपद। ये दोनों टॉपिक हम इसमें कवर अप करेंगे। ये लेटर वैदिक पीरियड से चालू होता है और इसका टाइम पीरियड जो है वो लगभग 500 सी कॉमन एरा या 700 कॉमन एरा के आसपास में है। ठीक है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आते हैं पीएससी लेवल में। ठीक है, खास तौर पे यूपीएससी प्रीलिम्स में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल पूछ चुका है। तो बीच बीच में आपको वीडियो के दौरान मैं ये चीज़ बताते रहूंगा कि कौन से प्री और कौन से मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है जनपद। ठीक, जनपद और महाजनपद में जो जनपद जो है, अगर आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड के बाद में जो शुरुआती जनपद निकल के आए थे, ठीक है, उसको हम जनपद पीरियड में देखते हैं। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा छोटा ही था, बट ये देखा जाए कि क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं ना, वो जनपद से रिलेटेड भी कई प्रकार के आते हैं, क्योंकि बहुत कम जानकारी होती है जनपद से रिलेटेड लोगों को, क्योंकि लोग ज्यादातर महाजनपद पे फोकस कर लेते हैं। ठीक, तो जनपद बेसिकली क्या है? ठीक है, जब शुरुआत में लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे धीरे धीरे जो वैदिक पीरियड के समय पे, क्योंकि लोग नोमैडिक हुआ करते थे, तो नोमैडिक लोग जो थे वो यूजुअली ट्रैवलिंग करते थे। ट्रैवलिंग टाइम पीरियड पे सप्त सिंधु के रीजन में वो ज्यादातर रहते थे। तो इस समय भी ज्यादातर जब उनका टाइम पीरियड था ना, इस समय पे वो नोमैडिक ही कहलाते थे, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन लोग क्योंकि प्रैक्टिस करते थे, तो कोई लोग बसे नहीं थे आकर बस्तियों में। तो जब ये बसना चालू हुआ था, तो वो वाला टाइम पीरियड जो है वो जनपद कहलाता है। ठीक है, तो जनपद बेसिकली इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर लोग, मतलब जन, अपना अपना कदम उन्होंने आके रखा हुआ है या वो सेटल डाउन हुए हैं, तो वो जनपद कहलाता है वो एरिया। तो शुरुआती जनपद जो आप देखोगे ना, वो आपको इसी एरिया में दिखाई देगा, सप्त सिंधु रीजन में और थोड़ा बहुत यहाँ वाले रीजन में। ठीक है, अब इस समय क्या होता है कि जनपद के समय में राजा जो होते थे ना, वो बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस करते थे। ठीक है, अब वो जनपद के राजा कहलाने लगे थे। तो पहले जो लेटर वैदिक पीरियड पे ना राजन हुआ करते थे, ठीक है, या हम उनको गोमत कहते थे। ठीक है, तो ये लोग रूल करते थे लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी को, जो ट्राइबल और नोमैडिक सोसाइटी थी। लेकिन जैसे जैसे लोग जनपदों में जनपद जब बनने लगे थे ना, तो उस समय राजा कहलाने लगे थे। राजन से वो अब क्या कहलाते थे? राजा। ठीक है, जनपद का जो अर्लीस्ट मेंशन जो है वो हमको मिलता है ऐत्रेय और शतपाद ब्राह्मणों से। तो ऐत्रेय और शतपाद ब्राह्मण जब ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें हमको पता चलता है कि जनपद जैसा कोई जगह हुआ करती थी। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप के जनपद फाउंड आउट किए हैं बाय इन्हीं टेक्स्ट को पढ़ पढ़ के। तो जैसे एक पुराना किला जो है वो दिल्ली का है ना, यहाँ पर जनपद मिला है। फिर मेरठ में हस्तिनापुर जो है वहां पे एक जनपद मिला है, और इताहा में अतरंजी खेरा जो एरिया है वहां पर ये जनपद मिला है। ठीक है, अब हमको टेक्स्ट के द्वारा ये यूजुअली पता है कि लगभग 50 ऐसे जनपद थे जिनका मेंशन हमको वैदिक लिटरेचर से मिलता है। 50 के आसपास ऐसे जनपद हैं जिनका हमको वेदों से पता चल जाता है। वेद या उसके बाद के जो टेक्स्ट हैं पुराण उराण से, उनको पता चलता है कि ऐसे करके जनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो वेदों में यूजुअली 5 प्रकार के सब डिविजन दिए गए हैं एंशियंट इंडिया के। ठीक है, तो पहला है जैसे उसमें उदीछया, मतलब इसको नॉर्दर्न रीजन कहते हैं। फिर है प्रच्छया, ये ईस्टर्न रीजन कहलाता है। तो उदीछया ये लगभग ये आपका नॉर्दर्न वाला पार्ट होता है। ठीक है, फिर प्रच्छया जो है वो ईस्टर्न वाला पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न वाला पार्ट भी आप देखोगे ना, तो ईस्टर्न वाला पार्ट एकदम नॉर्थ ईस्ट साइड में नहीं जाता। ईस्टर्न वाला पार्ट समझ लो इस समय में है। दक्षिणा जो है वो सदर्न रीजन का है, तो साउथ वाले रीजन में दक्षिणा। ठीक है, और प्रतीक्षा जो है वो वेस्टर्न रीजन का है, वो इस वाले रीजन का है। और मध्य देश जो है वो सेंट्रल रीजन का है, वो इस प्रकार का एरिया जो होता है वो उसको देखते थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पर कुछ कुछ लेटर में कंफ्यूजन इसमें पैदा हुई थी कि यूजुअली जो जैसे दक्षिण पार्ट है तो वो सदर्न रीजन वाला ये वाला हिस्सा कहलाता था, क्योंकि इस वाले एरिया के बारे में ज्यादातर मेंशन कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें 1500 से लेके 500 कॉमन बीसी बिफोर कॉमन एरा के आसपास में ना आयरन एज या मेगालिथिक कल्चर प्रैक्टिस हो रहा था। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये यूजुअली मेंशन नहीं किया जाता थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में हमको ऐसे टेक्स्ट नहीं मिले हैं। तो ऐसे करके इन्होंने जो है वो डिवीजन किया गया है जनपद का।
ठीक है। अब जनपद के एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था ये देखेंगे। तो जनपद का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था ना, उसमें ज्यादातर जो रूलर्स होते थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। जो लोग राजा बनेंगे वो किस से बिलोंग करेंगे? क्षत्रिय क्लैन से। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना वर्ण सिस्टम काफी कुछ आ चुका था। ठीक है। जो पुरोहित और सेनानी थे वो राजा को असिस्ट करते थे राज्य चलाने के लिए। तो पुरोहित जो वहां पे पुजारी होते थे वो शास्त्रों का लिखना, वेदों और इन सबका काम करते थे। राजाओं की हेल्प करते थे ये चलाने में। और राजाओं का एक सेनानी होता था, मतलब जिसको हम कहते हैं ना सेनापति जो होता है बाद का। तो वो सेनानी होता था, वो किंग को असिस्ट करता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। अब जनपद को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ असेंबलीज हुआ करती थी। ठीक है। तो 4 प्रकार की असेंबलीज जो है वो हमको बाय टेक्स्ट पता चलती है कि 4 प्रकार की असेंबली होती थी। तो पहली होती थी सभा। ठीक है। तो सभा ज्यादातर एक ऐसी असेंबली होती थी जिसमें ज्यादातर एलाइट लोग बैठते थे। तो काउंसिल ऑफ एलाइट लोग जहां बैठेंगे किंग को एडवाइस करने के लिए, उसको हम कहते थे सभा। यहाँ पर सारे के सारे जुडिशियल फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे। अब जो गण गण होते थे, गण में यूजुअली जिसको हम कहते हैं ना कि रिपब्लिकन जनपद, मतलब जहां पर एक नहीं कई राजा होते थे, उनको गणराज्य बोला जाता था। और वहां पे कोई सिंगल किंग नहीं होता था। और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो देखा जाता था ना, वही काउंसिल ऑफ एलाइट के द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था। तो वहां एक राजा नहीं होता था, वहां मल्टीपल राजा होते थे छोटे छोटे कस्बों के। और वो लोग सारे राजा एक साथ बैठते थे और फिर वो लोग क्या करते थे, असेंबली में डिस्कशन करते थे। तो ये होता था सभा के अंदर। ठीक है। तो सभा जो जहां पर सिंगल राजा है उसकी उसकी सभा अलग टाइप से होती थी, और गण राज्य की सभा जो होती थी अलग टाइप से होती थी। अब आती है पौरा सभा। पौरा सभा जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या थी? एक ऐसी असेंबली थी जो यूजुअली कैपिटल सिटी में लगती थी। पौरा जो होता था ना, उसको पुरा कहते थे, वो कैपिटल सिटी कहलाती थी। ठीक है। और ये ज्यादातर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, पौरा सभा वाले। ठीक है। ये कैपिटल सिटी में होती थी। फिर आती है समिति। समिति जनरली ऐसी जगह होती थी जहां पर एडल्ट्स जो होते थे किसी भी जगह के, वो लोग आते थे। तो जहां पर मतलब बड़े बुजुर्ग आकर बैठते हैं उनको समिति बोला जाता है। ठीक है। तो वो समिति कहलाती थी। फिर आता था जनपद। जनपद असेंबली बेसिकली क्या होती थी? जहां पर बचा कुचा जो लोग होते थे इकट्ठा जहां पर होंगे, मतलब खास तौर पे जब हम बात करते हैं ग्राम क्षेत्र की, विलेजेस की। ठीक है। वो होता था जनपद। और उसको एडमिनिस्टर कौन करता था? ग्रामीणी करता था। तो ग्रामीणी बैठता था जनपद में। ठीक है। सब समिति में सारे एडल्ट्स लोग वहां के बैठते थे, बड़े बुजुर्ग। पौरा सभा जो यूजुअली लगती थी कैपिटल सिटी में। और सभा वो जगह होती थी जहां पर राजा को एडवाइस करने के लिए पुरोहित, सेनानी और बचे कुचे लोग इकट्ठा होकर वहां जुडिशियल फंक्शन जो परफॉर्म करते थे ना किसी भी राजा के किले में, वो जगह होती थी। अच्छा, इस समय किले का सिस्टम नहीं होता था, सॉरी, है ना। इस समय किले नहीं हुआ करते थे। ये सभा यूजुअली जहां राजा यूजुअली बैठता है ना, उस जगह पे हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि जनपद का एवोल्यूशन यूजुअली कैसे हुआ था। ठीक। तो जनपद यूजुअली पहले जो जन जो होते थे वो सेमी नोमैडिक लोग होते थे। तो कुछ कभी बसते थे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद फिर वो चरवाहा बन के घूमने लगते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। तो सेमी नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी हुआ करती थी जन की। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होने लगे, बसने लगे और स्पेसिफिक टेरिटरीज में आकर बसते चले गए और लेस मोबाइल हो गए। मतलब फिर ज्यादा घूमने उमने का सिस्टम नहीं था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया था, इसलिए अब उनको ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं थी। वो अच्छी खासी फसल वहां उगा के वहीं बसने लगे थे। ठीक है। और यहाँ पर जब जन बसने लगे तो छोटे छोटे कुल में वो बसते थे। तो मतलब जैसे कोई फैमिली ने थोड़ा बहुत सीख लिया हो, वो आके उसी जगह पे बस जाएगा। ठीक है। तो वो उन कुल में, क्लैंस में जो थे वो बसने लगे। वो धीरे धीरे वो जब बहुत सारे कुल वहां इकट्ठा होने लगे, वो डेवलप होने लगे जन में। और हर जन का क्या होता था, एक सिंगल चीफ वो लोग चूज कर लेते थे। तो फॉर्मली मतलब पहले वो घूम रहे हैं, फिर ट्रैवल करते करते वो थक गए, तो भाई एक जगह पे उन लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां बसने लगे छोटी छोटी जगहों पे। छोटी छोटी जगह पे बसने लगे तो उनको देखा से कि दूसरे लोग भी आके बसने लगे, फिर एक ग्रुप फॉर्म हो गया। ग्रुप वो जन कहलाने लगा, उस जन का एक चीफ हो गया। तो ये हो गया जनपद का निर्माण शुरुआती। ठीक है। अब शुरुआत में क्या होता था कि अगर आपको पता हो कि जो वैदिक पीपल या आर्यंस होते थे, क्योंकि वो अपने वॉर्स अक्सर करते ही थे। वॉर्स के साथ में उनके पास चैरियट्स हुआ करते थे, रथ होते थे, है ना। तो उनके पास घोड़े वोड़े होते थे। तो लड़ाइयां तो वो पहले कर ही रहे थे। तो पहले लड़ाइयां जो होती थी ना, वो गायों के लिए होती थी। अब धीरे धीरे क्या होते, वो बसने लगे थे। ठीक है। तो
जो डिफेंस या की जो नेसेसिटी थी और वॉरफेयर की जो थी, है ना, इसीलिए क्या था कि वो जब जन आके वहां बसने लगे तो ये भी अभी भी नेसेसिटी बनी हुई थी, इसीलिए क्या था, चीफ भी इसीलिए चूज किया गया था। और दूसरा ये था कि जब जनों ने आके बसना चालू हो गया तो उन्होंने मिलिट्री ग्रुपिंग्स भी फॉर्म अप करने लगे। ठीक है, अब उनका जो मिलिट्री ग्रुपिंग होता था उसको हेड करता था कौन, जनपदी, जो कि कोई एक क्षत्रिय वॉरियर होता था, वही जो बाद में आके सेनानी बनता है ना, यही वो जनपदिन है। ठीक है, अब ये जो धीरे धीरे जो बसना जनों का जो चालू हुआ ना, यहीं पे उनकी पॉलिटिकल यूनिट्स भी बनने लगी जिनको बाद में जनपद कहलाने लगी। ठीक है, तो यही क्या हो गया, छोटे छोटे आके जन जन बस रहे हैं, वही पॉलिटिकल यूनिट बन गई तो वो क्या कहलाने लगी, जनपद कहलाने लगी। तो ऐसे एवोल्यूशन ऑफ जनपद हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हमको ये मेंशन मिलता है कि जनपद के बीच में भी वॉर्स होते थे, क्योंकि वो पहले सेमी नोमैडिक थे तो उस समय भी वॉर करते थे, दूसरे लोगों से वॉर करते थे। ठीक है, तो आर्यों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, वो अक्रतु और दूसरे प्रकार के लोगों से वो लड़ाइयां कर ही रहे थे। तो जब वो बसने लगे थे तब भी लड़ाइयां होती थी। तो पहले लड़ाइयां जैसे मैंने बताया कि गायों के लिए होती थी, अब ये होने लगा क्योंकि वो टेरिटरी में बसने लगे थे तो वहां पर किसी प्रकार की कोई बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होती थी किसी किंगडम की। और रिवर्स जो होती थी ना, दो रिवर्स के बीच में वो अपनी जनपद क्रिएट कर लेते थे, तो वो नदियां ही बेसिकली क्या बनाती थी, उस जगह की बाउंड्री बनाती थी दो नेबरिंग किंगडम्स की। ठीक है, और बॉर्डर डिस्प्यूट जो होते थे बहुत कम होते थे, लेकिन होते थे, ऐसा नहीं था कि लड़ाइयां हो नहीं रही थी। अब इस समय क्या होने लगा था कि लड़ाइयां जहां पर कम हो गई, हम बसने लगे आके, दो नदियों के बीच में बहुत बड़ी जमीन होती है, आपके हर प्रकार की चीज जो होती है आप कवर अप कर लेते हो। ठीक है, अब क्या होने लगा कि जब एक किंग को ऐसा लगने लगा कि हमारे बाजू वाला किंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है, तो वो मिलिट्री कैंपेन्स चलाने लगे और आसपास के जो दूसरे किंग्स थे उनको हराते थे और बाद में स्वयं को क्या घोषित कर देते थे, दिग्विजय घोषित कर देते थे। ठीक है, अब जो हारा हुआ राजा होता था ना, वो जिस राजा से हारा है उसको विक्टीरियस किंग, उसको सुपरमेसी उसको अपने आप दे देता था कि हाँ तुम जीते और मैं हारा हूं। ठीक है, अब जो डिफीटेड किंग होता था ना, वो कभी कभी जिस राजा से हारा है उसको ट्रिब्यूट देता था कि मतलब इतना हम आपसे हारे हैं तो इसकी भरपाई हम इस हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिफीटेड किंग ऐसा नहीं था कि उसको जरूरी नहीं था कि उसको उसके राज्य से निकाल दिया जाए, है ना, वो अपना रूल अपने किंगडम में अभी भी चला सकता था। तो जरूरी नहीं था कि वो टेरिटोरियल ही एक्सपेंड कर रहे हैं, तो लड़ाइयां करते थे, उसको हरा देते थे और अगले को श्रेष्ठ बोल देता था और अपने किंगडम में रूल करने लगता था। पर अभी क्या था, राज्य विस्तार वाला सिस्टम नहीं था जनपदों के बीच में। ठीक है, लेकिन अभी पे एक सिस्टम धीरे धीरे चालू होने लगा था, ये था कि अब राज्य विस्तार की जो चीजें है ना वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही थी। तो जो मिलिट्री कैंपेन चलाते थे जिसमें ट्रिब्यूट कलेक्शन हुआ करता था ना, अब उसको धीरे धीरे हमने यहाँ के लोगों ने ग्रेट सेक्रीफाइसेस से एसोसिएट करना चालू कर दिया था। जैसे कुछ यज्ञ यहाँ पे चालू हुए थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इस समय क्या था, यहाँ पे किंगडम का एक्सपेंशन भी होता था और एक किंग जो होता था अपना कैंपेन चलाता था दूसरे राजाओं को अपने अंतर्गत करने के लिए। तो ये सिस्टम जो था राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का, ये जनपदों के समय में ही चालू हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू किंगडम के फॉर्मेशन की। ठीक, तो ये आप मैप देख रहे हो। ठीक है, ये शुरुआती मैप है जहां पर धीरे धीरे क्या थे कि जनपद क्रिएट होने लगे थे। तो आप अलग अलग देखो, जैसे मद्र है, त्रिगर्त है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, उत्तर कुरु है, कुंती है, सफाल है, छेदी, कोसल, विदेह, मगध, इसमें भी ये अंग है ना, पुंद्र है, वंग है, ठीक, काशी है, सतवंत है ना, ये सिंधु के पास सौवीरा है। तो इस प्रकार के कई ऐसे किंगडम जो थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। तो अब क्या होता था कि जैसे जैसे फॉर्मेशन ऑफ किंगडम्स हो रहा है तो न्यू किंगडम्स फॉर्म होते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वही मेजर क्लैन धीरे धीरे बनते हैं जिसमें एक राजा बनता है और वो उसकी जनरेशन फिर अगला राजा प्रोड्यूस करती है। तो नए किंगडम्स इस हिसाब से बनने लगे थे। तो ये जो बड़े आप नए किंगडम देखते हो, कुरु, पांचाल, कोसल, इन सब के ना, तो यहाँ पे मेन राजा हो गए, फिर राजा का बेटा राजा बनना चालू हो गया था और वही बड़े बड़े किंगडम्स वो धीरे धीरे फॉर्म अप होने लगे थे। अब जो कुरु क्लैन के किंग्स होते थे, कुरु क्लैन के जो किंग्स हैं ये बहुत सक्सेसफुल रहे थे, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर किंगडम्स को कैप्चर करने में। ठीक है, तो ये हमको कहाँ से पता चलता है, ये यूजुअली महाभारत और पुराणों की कहानियों से पता चलता है कि कुरु और पुरु जो थे, है ना, आपने सुना होगा पुरु वंश भी ऐसा था, तो वो कुरु पुरु शायद से वो एक हो जाते हैं।
और बाद में क्या होता है वो अपना किंगडम एक्सपेंड करते। तो कुरु का जो किंगडम आप देख रहे हो ये काफी बड़ा किंगडम था, ठीक है। इसमें पांचाल, मत्स्य, ये सब सब उन्होंने कैप्चर करके रखे थे। मध्य ऋतिगर्त है ना, ऊपर ये सब चीज उन्होंने कैप्चर करके रखी थी, ठीक है। इसी हिसाब से यादव क्लैन के जो किंग्स थे इन्होंने कई सेंट्रल इंडिया के आसपास में किंगडम्स बनाए थे। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है इस मैप में, बट यादव जो क्लैन थे इन्होंने सेंट्रल इंडिया के आसपास में यहाँ पे क्लैन बनाए थे। तो जैसे विदर्भ का एरिया है ना, ये उनके अंदर में हुआ करता था, यादव क्लैन के अंदर। तो बड़े किंगडम्स जो थे इसी टाइम पे फॉर्मेशन इनका चालू हो गया था। अब हम बात करते हैं गणसंघ की। तो गणसंघ से रिलेटेड देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो गणसंघ से रिलेटेड आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हम डेमोक्रेसी बोलते हैं जिसका हमको मेंशन मिलता है हिस्ट्री में, और क्योंकि हमारा देश भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पीएससी जो है वो पूछता रहता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो गणसंघ जो होते हैं, गणसंघ का लिटरली मीनिंग होता है एक असेंबली ऑफ गण, जहां पर लोग आकर अपनी एक असेंबली फॉर्म कर रहे हैं जिसमें सबका बराबर का स्टेटस है, इक्वल स्टेटस रखते हैं सब, ठीक है। और ये जो किंगडम्स की पॉलिटी जो चलती थी, जहां पर एक किंग और कई प्रकार उनके अंदर सब लोग होते थे, तो गणसंघ में कई किंग्स होते थे और सारे किंग बराबर स्टेटस रखते थे अपना, ठीक है। इसलिए गणसंघ की महत्वपूर्णता जो है ना ये ज्यादा हो जाती है। और ये जो दूसरे किंगडम्स थे उनका एक ऑल्टरनेटिव तरीका था जिसमें वो लोग आकर रूल कर रहे हैं, तो जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे किंगडम्स की अपेक्षा में जहां पर सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क होता है, एक राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये कंटिन्यूस बनता रहता था। गणसंघ के अंदर क्या होता था कि इनके पास जो गवर्नमेंट होती थी उसमें असेंबली क्रिएट होती थी, और उस असेंबली के अंदर भी असेंबली हुआ करती थी, ठीक है। तो उनके अंदर क्या था, एक ओलिगार्की की गवर्नमेंट चलती थी वहां पे, ठीक है। तो वहां जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि वहां पे सारे जो बड़े किंग्स हैं वो अलग अलग जो गणसंघ है उन सबके किंग्स एक एक वहां पे इकट्ठा होते हैं, वो लोग अपनी असेंबली फॉर्म करते हैं, और उन गणसंघ के अंदर में भी ऐसे कई लोग होते हैं जो इकट्ठा होते हैं और वहां पर अपना किंग्स चूज करते हैं। तो एक संघ के अंदर एक संघ बनता है, ठीक। तो इसलिए क्या थी, इसकी सुपीरियोरिटी ज्यादा अच्छी थी, ठीक है। अब कई प्रकार के ऐसे गण थे, जो शक्य है और मल्ल है, ये लोग भी क्या थे, गण से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इनमें क्या होता था, सिंगल क्लैन के ये होते थे। मतलब जैसे ये वाला जो गण संघ है शक्य गण या शक्य गण, तो शक्य गण के अंदर में क्या है कि एक सिंगल क्लैन के थ्रू फॉर्म हुआ है शक्य गण। ऐसे ही मल्ल भी क्या है, एक सिंगल गण के अंदर फॉर्म हुआ है मल्ल गण। लेकिन जब हम बात करते हैं वज्जी नाम के गण संघ की, तो इसमें कई प्रकार के क्लैन मिलके वज्जी गण बना रहे हैं। तो एक सिंगल क्लैन मतलब एक शक्य से ही है, मतलब सारे सारे क्लैन वहां पे शक्य की ही रहेंगे। मल्ल के अंदर भी सारे के सारे मल्ल ही हैं, लेकिन वज्जी के अंदर कई प्रकार के क्लैन हैं। तो जैसे वज्जी जो थे, वज्जी के अंदर आप डिफरेंट नेम्स ऑफ क्लैंस जो देख सकते थे, वो लोग इकट्ठा होते थे, उन्होंने वज्जी गण संघ बनाया था, ठीक है। अब जो चीफ ऑफिस जो होता था ज्यादातर किंग का, वो हेरिडिटरी नहीं था, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, ठीक है। और उनको हम किस हिसाब से बोलते थे, जो चीफ होता था वो यूजुअली गणपति कहलाता था या गणराजा कहलाता था। तो उसमें क्या होता था कि एक जो किंग होगा उसको वो लोग किंग ना मेंशन करके गणपति बोलते थे, क्योंकि वो गण के हेड है, इसलिए क्या कहलाएंगे, गणपति या गणराजा कहलाते थे, ठीक है। और इनके अंदर जो होता था, तो क्या होता था, टोटल पावर जो है वो गणपति के पास में नहीं होगा, उनके जो एरिस्टोक्रेटिक उनकी काउंसिल होती थी जिसमें कई प्रकार के क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय फैमिली से वो बनी होती थी, उनके पास एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल उनकी बैठती थी, और उन्हीं के पास बेसिकली क्या होता था, पावर होता था। तो गणपति जो है वो मेन हेड है, उसके अंडर में एक काउंसिल बैठती है जिसमें सारी की सारी क्षत्रिय फैमिलीज बिलोंग करती हैं उसमें, और वो लोग क्या करती हैं कि एक एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल बनाती हैं, वही सजेस्ट करेंगी गणपति को कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो उनके हिसाब से गणसंघ चला करते थे, ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर होता था ना गण का, इसमें ज्यादातर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड होती थी। अब क्या होता था कि एक तो बड़े राज्य होते हैं, एक छोटे राज्य होते हैं, और उनसे भी छोटी जगहें जो होती हैं वो ट्राइबल असेंबलीज के अंदर आ जाती हैं। तो गण संघ के अंदर आपको कई प्रकार की ट्राइबल असेंबलीज मिल जाती थी, जो बड़े 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 राज्यों के अंदर आपको नहीं मिलती थी, ठीक है। अब ज्यादातर जो गण होते थे ना वो आपको आसपास हिमालय के फुटहिल्स के आसपास में मिलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ज्यादातर जो गण संघ है, जैसे यहीं पे विदिया के पास में ही विज्जी पड़ता था, तो ये हिमालय के फुटहिल्स जो है यहीं पे आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे,
गणसंघ आपको इसी इसी एरिया में मिलेंगे। उसके कई रीजंस भी थे। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि क्योंकि माउंटेनियस रीजन पड़ता है तो वहां पर एक सिंगल आपको लैंड नहीं मिलती, प्लेन लैंड पूरी की पूरी एग्रीकल्चर के लिए, तो लोग जंगलों में अलग अलग जगह पे जहां उनको जगह मिल जाती थी वहां वो रह लेते थे। इसलिए क्या था कि वहां पर छोटे छोटे ट्राइब्स इकट्ठा होकर बाद में गणों को ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, तो इसमें हमको ये पता चल जाता है कि ये जो गणों वाला जो एरिया है ना, ये काफी ज्यादा उस समय का डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी जो थी वो लोग अपनी चला रहे थे। मतलब जो आज के हमारे प्रेजेंट टाइम पे भी जो फॉलो अप नहीं है ना, वो उस टाइम पे हो जाता था, क्योंकि वहां के जो मेन गणराजा जो होते थे ना, उनके एकदम जंगलों के भीतर तक में उनके कॉन्टेक्ट्स होते थे ट्राइबल्स के हेड्स के साथ में, और उनको भी वो बराबरी से ही ट्रीट करते थे। सबसे अच्छी बात गणसंघ की ये थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, वो यूजुअली कैसे होता था गणसंघों का। ठीक है, तो उसमें क्या था, वो स्मॉलर जोग्राफिकल एरियाज में वो बेस्ड होते थे। ठीक है, और उनकी जो गवर्नमेंट होती थी वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती थी, क्योंकि क्या है, छोटी छोटी जगहों पर अगर आप रह रहे हो ना, तो छोटे एरिया को कंट्रोल करने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए ही होता है, क्योंकि ट्राइबल में ट्राइबल हेड जो होगा, ट्राइबल चीफ होगा, वो आके आपको ज्वाइन करेगा तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कोई भी डिस्कशन मान लीजिए किसी मैटर पे होता था ना, वो एक असेंबली के सामने ही होता था, और ये जो असेंबली हॉल होता था ना, उस असेंबली हॉल को बोलते थे संथागारा। संथागारा, इसको इंपॉर्टेंट रखिए, ये पीएससी में पूछे जाने वाला सवाल है कि जो गणसंघों की का जो हॉल होता था जहां पर मीटिंग होती थी उसको क्या बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन यूजुअली यूपीएससी पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम भी था। ठीक है, तो वोटिंग कैसे करी जाती थी कि पीसीस ऑफ वुड लिए जाते थे जिनको सलाख बोला जाता था या सलाख घापका बोला जाता था, और वो लोग क्या करते थे, उसको उस सलाख घापका के अंदर सलाख डाल देते थे, और बाद में उसका वोटिंग देखी जाती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता था कि सबको, मतलब सब लोग अननोइंगली वो चीज करते थे, मतलब जरूरी नहीं है कि किसने किस प्रकार का वोट दिया है आपको पता चले, तो सबको सलाख के थ्रू देखा जाता था। इसमें क्या हो जाता था, ऑनेस्टी भी नहीं हो जाती थी और इम्पार्शियलिटी भी पता चल जाती थी। तो इतने अच्छे से इन लोगों का सिस्टम था वोटिंग का, ये चलता था गणसंघ में। ठीक है, अब गणसंघ के पास दो स्ट्राटा थे, एक तो जिसमें क्षत्रिय राजकुल के लोग होते थे, रूलिंग फैमिली के, और दूसरे होते थे दास करमरकर, जो कि स्लेव्स या लेबर्स होते थे। तो गणसंघ में जरूरी नहीं है कि आपको इक्वालिटी मिले। ठीक है, तो इक्वालिटी क्या है कि गणसंघ में, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि वर्ण सिस्टम जो था ना, ये वर्ण सिस्टम चलने लगा था, और वर्ण सिस्टम चलने लगा था इसी कारण से ही क्षत्रिय थे वो राजकुल में आते थे, और जो दूसरे लोग थे वो दास कर्मकर या लेबर या इस प्रकार के लोग होते थे, फिर पुरोहित अलग होते थे। तो ये सिस्टम इस गणसंघ के अंदर भी था। अब गणसंघ में ज्यादातर अनऑर्थोडॉक्स व्यू जो थे उनको इजीली टॉलरेट कर लिया जाता था। तो जैसे जो पूजा पाठ की पद्धति, ब्राह्मण लोग जो ऑर्थोडॉक्स की विचारधारा जो रखते थे, जरूरी नहीं है कि गणसंघ के अंदर हो जाए, क्योंकि सबकी इक्वालिटी होती थी ना, तो लोग क्या करते थे, बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी किंगडम के अंदर रख सकते थे। इसी कारण से, क्योंकि इनके अंदर एक टॉलरेंस पॉलिसी थी, इस कारण से कई प्रकार के जो गुरु थे जो हेटेरोडॉक्स विचारधारा रखते थे, जैसे कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, इनकी विचारधारा खासतौर पे गणसंघ के अंदर ही फली फूली। ठीक है, तो जैसे महावीर भगवान जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, ये वज्जी से बिलोंग करते थे, और भगवान बुद्ध जिन्होंने बुद्धिज्म फैलाया, ये शक्य गण से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या थे, गणसंघ हुआ करते थे, इसीलिए इनकी विचारधारा बड़ी इजिली फ्लरिश्ड हो गई थी इन एरियो में। अब हम आ जाते हैं महाजनपद पे। ठीक है, तो महाजनपद बेसिकली जनपद के बाद क्रिएट हुई जगहें थी। महाजनपद का टेरिटोरियल एरिया जो था ये कहीं ज्यादा बड़ा था जनपद से। यहाँ पर जो था टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हुआ था, और कई प्रकार की चीजें जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं महाजनपद क्या है। तो महाजनपद की स्टार्टिंग लगभग 500 बीसी के आसपास से हो गई थी। ठीक है, तो महाजनपद बेसिकली 500 बीसी के आस मतलब 6th सेंचुरी के आसपास में चालू हो गई थी। इसी को हम सेकंड अर्बनाइजेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में अब जब अर्बनाइजेशन हो रहा है वो कब हो रहा है, जब महाजनपद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड अर्बनाइजेशन को किस हिसाब से हम डिराइव करते हैं, हमको लिटरली टेस्टिमनी मिलती है शुरुआती बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट से, कुछ संस्कृत सूत्र से, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर साइट्स जो थी जहां पर इस प्रकार के पॉटरी मिली थी हमको, उन जगहों से हमको पता चलता था कि यहाँ पर किसी प्रकार की बड़े शहर हुआ करते थे। ठीक है,
जो छोटे छोटे स्मॉल जनपद थे वो दूसरे जनपदों के साथ मिलते मर्ज होके या फिर कॉन्कर्ड करके महाजनपद का निर्माण हुआ था। तो महाजनपद का निर्माण अगर आपसे पूछा जाता है तो छोटे छोटे जनपद आपस में खुद ही मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, या फिर कोई एक जनपद क्या करता है, धीरे धीरे दूसरे जनपदों को कैप्चर करता जाता है और टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है कॉन्करिंग करके, और फिर वो महाजनपद का निर्माण होता है। ठीक है, अब इनका जो किंगडम होता था जिसमें वास्ट टेरिटरी होती थी, उस वास्ट टेरिटरी के अंदर कई प्रकार के स्मॉल किंगडम होते थे। तो जब आप महाजनपद को देखोगे ना, तो महाजनपद का टेरिटोरियल एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर कई प्रकार के छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स आते थे। तो ये कुल मिला के एक महाजनपद कहलाता था। ठीक है, इसीलिए हम उसको महाजनपद कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो महाजनपद है ना वो आपको नॉर्थ ऑफ विंध्यास मिलेंगे, मतलब बिहार और ईस्टर्न नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सब कॉन्टिनेंट के आसपास में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे कि ज्यादातर जो महाजनपद है वो इस एरिया में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये महाजनपद का एरिया है, और ये नॉर्थ ऑफ, तो विंध्यांचल रेंज है वो इस साइड में है, विंध्यांचल पहाड़ की रेंज, तो इसके नॉर्थ में ही आपको सारे महाजनपद मिलेंगे। और केवल एक ही महाजनपद है जो साउथ में आपको मिलता है, जिसका नाम है अस्माक। बाकी सारे के सारे जो महाजनपद है वो आपको नॉर्थ एरिया में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों अपना स्टैब्लिश कर पाए बड़े बड़े महाजनपद? इसका रीजन था क्योंकि आयरन टूल जो था उनका यूज वेपन बनाने के लिए होने लगा था। इसी ने कहीं ना कहीं हेल्प किया था महाजनपदों के निर्माण में, क्योंकि आयरन बहुत इजीली आपके दूसरे अस्त्र शस्त्रों के लिए मिल जाता था, रथों के लिए मिल जाता था। अब कई प्रकार की चीजें जो थी आयरन के मिलने के बाद होने लगी थी, और अबंडेंट में वो मिल गया था, इसीलिए महाजनपद का निर्माण होने लगा था। हमको स्क्रिप्चर से पता चलता है कि 16 महाजनपद स्टेट हुआ करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उसमें से कुछ महाजनपद थे वो गणसंघ थे। तो ये हमको टेक्स्ट के द्वारा पता चलता है। अब हम लोग कुछ महाजनपद की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन सा महाजनपद है उनके बारे में जानेंगे, कौन सा महाजनपद था, उनका कैपिटल क्या था, और कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स देखेंगे उन महाजनपदों के। तो जैसे अंग नाम का महाजनपद था। ठीक है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में, आज के प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट भागलपुर जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ये अंग रीजन इस क्षेत्र से था। इसका कैपिटल चंपा था। ये एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्रेड रूट सेंटर हुआ करता था मर्चेंट्स के सेल करने के लिए, जो स्वर्ण भूमि में सेल करते थे। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो इलाका है, साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। साउथ ईस्ट एशिया मतलब म्यांमार और इस प्रकार का जो एरिया, इंडोनेशिया एशिया जो एरिया है ना, वो साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। तो अंग जो है वो इस रीजन में पड़ता था। यहाँ से सारे के सारे रिवर रूट्स हुआ करते थे समुद्र के लिए, और यहीं से ट्रेवलिंग हुआ करती थी स्वर्ण भूमि के लिए। तो इंडोनेशिया वाला जो एरिया है उसको स्वर्ण भूमि कहा जाता है। तो मलेशिया, इंडोनेशिया वो स्वर्ण भूमि कहलाता था उस टाइम पे। तो ये स्वर्ण भूमि के लिए जाने के लिए ये ट्रेड रूट प्रोवाइड कराता था अंग रीजन। ठीक है, फिर आता है काशी। काशी का कैपिटल था वाराणसी, जो आज का प्रेजेंट बनारस कहलाता है। काशी को बाद में कोसल राज्य ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कोसल की। कोसल राज्य जो है सरयू रिवर के बाजू में बसता था। इसका कैपिटल या तो श्रवस्ती था, फिर बाद में कुशवती रहा। ठीक है, तो कोसल राज्य पहले इसका कैपिटल अयोध्या भी था, आपको पता होगा, है ना। ये रामायण में हमको पता चलता है कि इसका कोसल राज्य, भगवान राम कोसल राज्य से बिलोंग करते, तो उस समय कैपिटल क्या था, अयोध्या। लेकिन इस टाइम पीरियड पे महाजनपद के समय में इनके दो कैपिटल थे। अयोध्या को हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, श्रवस्ती या कुशवती। ये हमको टेक्स्ट से पता चलता है। इसके जो किंग थे इनका नाम प्रसन्नजीत था। ये भगवान बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, इसलिए मैंने कहा ना भगवान बुद्ध के समय की बात है, इसलिए अभी अयोध्या हम कैपिटल इसका नहीं लेंगे, कैपिटल क्या लेंगे, श्रवस्ती या कुशवती। तो इसके राजा कौन थे, प्रसन्नजीत, जो बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वज्जी। वज्जी का कैपिटल था वैशाली। ये क्या था, एक गण संघ था। इनके जो किंग, अच्छा इसकी एक स्टोरी किस प्रकार की थी, मगध राज्य के अजात शत्रु ने यहाँ के जो किंग थे चेतका, इनको हराया था। ठीक है, और बाद में इसको मगध राज्य से मिला दिया था। ठीक है, तो ये था वज्जी की कहानी। फिर आता है मल्ल। मल्ल राज्य का अक्सर आपको वर्णन महाभारत में मिलता है। इसका कैपिटल कुशीनारा था और पावा था। ये भी क्या था, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से रिलेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मल्ल का जो राज्य है कुशीनारा या पावा। फिर आता है छेदी, या इसको चेती नाम से भी जाना जाता है। इसका कैपिटल था सुक्तिमती, या सुक्तिमती किसका, सुत्तिवाती नागरा का, सुत्तिवाती नागर। ठीक है, ये महाभारत के जो किंग थे एक शिशुपाल, ये उनकी राजधानी थी छेदी राज्य। फिर आता है वत्स। वत्स स्टेट, इसका कैपिटल क्या था, कौशंबी।
इनके जो किंग थे इनका नाम उदयान था। इनके ऊपर 3 संस्कृत ड्रामाज लिखे हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो वत्स राज्य के जो कैपिटल है उसकी है कौशंबी। इनके जो राजा हुआ करते थे उदयान, इनके ऊपर 3 संस्कृत ड्रामा लिखे हैं। फिर आता है कुरु। कुरु को यूजुअली आप महाभारत के थ्रू से जानते ही हो। इसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, ये महाभारत से रिलेट करता है। फिर आता है पांचाल। पांचाल का कैपिटल था अच्छी छत्र, अहिच छत्र, ठीक है, और कंपिलिया। इसका जो एक यूनिक एस्पेक्ट ये है कि कन्नौज जो पांचाल में सिचुएट करता है ना, वो पांचाल राज्य के अंदर आता था कन्नौज, ठीक। फिर आता है मत्स्य। मत्स्य के कैपिटल था विराट नगरा। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम विराट है। तो विराट का युद्ध आपने सुना होगा, विराट का युद्ध महाभारत में वर्णन है इसका। फिर आता है शूरसेन। इसका कैपिटल क्या था? मथुरा। इसके जो किंग था इनका नाम था अवंतीपुत्रा। ये कौन थे? भगवान बुद्ध के डिसाइपल थे, शिष्य थे, ठीक है, शूरसेन के राजा। फिर आता है अवंती। अवंती के दो कैपिटल है, एक तो जैन और दूसरा माहेशमती, ठीक है। इनके राजा थे, इनका नाम था प्रद्योत, ठीक। फिर आता है गंधार। गंधार में इसकी कैपिटल है तक्षशिला। तो यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, ठीक है। इसके राजा थे, इनका नाम था पुष्क करसरिन, ठीक है। क्या कौन राजा है इनके? पुष्क करसरिन, ठीक। फिर आता है कंबोज। कंबोज जो है इसका कैपिटल पूंछ है, और ये खासतौर पे फेमस किस था, काय के लिए था? यहाँ पर कई प्रकार की हॉर्स की ब्रीड जो थी वो पाई जाती थी, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आता है अश्वाक। अश्वाक या इसको असाक भी बोला जाता है। इसका कैपिटल पोताली है। ये अकेला ऐसा महाजनपद है जो साउथ ऑफ विंध्याचल रेंज के बाद पड़ता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, विंध्याचल रेंज के बाद का अकेला एक इंपॉर्टेंट महाजनपद। फिर आता है मगध। इसकी 2 कैपिटल थी, एक तो राजगृहा और बाद में या इसको गिरिविराज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी कैपिटल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हरण्यक डायनेस्टी जो थी जिसने बाद में मगध से रूल किया, ये यहीं पे पनपी थी, ठीक। अब अपन बात करते हैं इमरजेंस ऑफ मगध की। तो मगध क्या है, मगध की इंपॉर्टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको जरा समझिए। मगध को यूजुअली क्या है, मगध से कई बड़े बड़े राजा जो थे, जैसे चंद्रगुप्त थे या अशोक थे, इन्होंने सबने रूल किया है मगध के थ्रू, ठीक है। मगध को अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो नंदास जो आए थे, हरण्यक डायनेस्टी मगध से बिलोंग करती थी, नंदास मगध से बिलोंग करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य मगध से बिलोंग करते थे, अशोक मगध से बिलोंग करता था। इसलिए हम मगध की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियंस ने मगध की इंपॉर्टेंस इसमें दिखाई गई है। अगर हम लोग पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में आपको कुरु वंश या हस्तिनापुर की इंपॉर्टेंस दिखाई देगी। रामायण में आपको कोसल राज्य, अयोध्या की इंपॉर्टेंस दिखाई देगी। लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस हमको अशोक के थ्रू ज्यादातर मिले हैं मगध के, इसलिए हम मगध के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मगध बेसिकली क्या था? तो मगध क्या था? मगध एक अकेला एक ऐसा राज्य था जो अपने आसपास के महाजनपदों के ऊपर भी अपना डोमिनेंस दिखाने में सफल रहा था, ठीक है। और इसके कई प्रकार के फैक्टर्स थे जिस कारण से ये मगध की इंपॉर्टेंस जो थी ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एक्सपेंशन में भी जो फायदेमंद रही थी। तो जो पहला उसका एडवांटेज था, उसकी तो पहली ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो अगर आप देखोगे मैप में तो मगध की ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है वो ऐसी है कि मगध जिस एरिया में पड़ता है, यहाँ पर 2 नदियां जो है गंगा और सोन वो आके मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंग अकेला एक ऐसा राज्य है जहां पर सारे के सारे ट्रेड जो हुआ करते थे। आसपास के जैसे गणराज्य जो छोटे छोटे राज्य थे वो पास में ही पड़ते थे, ठीक है, जिनके मतलब रिवर के थ्रू ही आसपास सारी चीजें पड़ती थी। तो वो टेरिटोरियल ऐसी जगह पर था मगध कि उसको आसपास के किंगडम्स को रूल करना था, वो बड़ा आसान था, ठीक है। तो उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छा था। दूसरी चीज ये थी कि मगध का जो कंट्रोल था वो रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन के ऊपर ज्यादा था। तो सुपीरियर वेपन्स बनाने में मगध जो था वो काफी कामयाब रहा। तो दोनों इसकी कैपिटल, एक तो राजगृहा जो हिल्स के द्वारा सराउंडिंग थी, और बाद में जो बनी पाटलिपुत्र, ठीक, ये एक वाटर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोनों की दोनों स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बनी थी। तो राजगृहा क्या था, माउंटेन से घिरा हुआ था, और पाटलिपुत्र जो था वो वाटर से घिरा हुआ था। इसलिए मगध को जीतना जो था वो बहुत कठिन था। अब था मगध क्या था कि सेंटर गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में था, जहां पर आसपास में एलुवियल सॉइल बहुत अच्छी थी और रेनफॉल बहुत अच्छा होता था मगध के पास में। इस कारण से भी क्या था कि यहाँ पर अच्छा खासा अनाज भी मिल जाता था, और
गंगा के आसपास होने के कारण क्या था कि उनको ट्रेड रूट जो होता था वो बहुत अच्छा मिल जाता था। फिर आसपास में जो फॉरेस्ट जो था, मगध के साउथ में अच्छा खासा फॉरेस्ट जो था उनको मिल जाता था सदर्न एरिया में, जिसके कारण इनको टिम्बर्स भी मिल जाते थे और युद्ध के लिए एलिफेंट्स भी बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाते थे, है ना। इस कारण से भी इनका जो टेरिटोरियल एरिया था वो सुपीरियर था दूसरे राज्यों से। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि ट्रेड और जो मेटल मनी जो थी वो इन्हीं इन्हीं ने इजाद करी थी। मगध के लोगों ने ही बेसिकली मेटल मनी को लेकर आए थे। मतलब मेटल मनी हम किसकी बात करें, देखिए निक्शा तो चलता था वैदिक पीरियड के समय में, लेकिन बाद में क्या था कि जब धीरे धीरे अदर मटेरियल्स का यूज होने लगा था मनी बनाने के लिए, तो ज्यादातर मगध ने ही ये चीज प्रोड्यूस करी है। ठीक है, इस कारण से क्या था, ट्रेड और दूसरे आसपास के जो टाउन थे उनका निर्माण बड़ी इजिली हो गया था। अब क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी थी कि ट्रेड रूट यही इसी के थ्रू मिलता था, तो ये लोग टोल नाके लगाते थे, जिसके कारण से इन लोग इजिली लोगों से टैक्स वसूल कर लेते थे। तो मगध के किंग्स की जो ट्रेजरी थी वो हमेशा भरी हुई होती थी, जिस कारण से इनको बड़ी सी बड़ी आर्मी मेंटेन करने में आसानी जाती थी। ठीक है, अब जो मगध का जो सोसाइटी थी ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी अनऑर्थोडॉक्स का था। ठीक है, जिसके कारण क्या था, ये लोग एक्सपेंशन करने में ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, और ये भी एक बात थी कि मगध के ज्यादातर जो रूलर थे ये एम्बिशियस रूलर थे। इसमें ज्यादातर रूलर्स ने क्या किया है कि दूसरी जगहों पर जाके कैप्चर किया, तो मगध पे कम हमले हुए हैं और मगध के राजाओं ने आसपास के किंगडम में ज्यादा हमले किए। इस कारण से भी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। तो अपन लोग देख लेते हैं मगध की थोड़ी सी एक छोटी सी डायनेस्टी के बारे में, थोड़ा सा इसमें पता चल जाएगा। तो मगध के जो सबसे पहले रूलर थे उनका नाम था बिंबिसार। ठीक है, ये पॉलिटिकल सुपरमेसी में राइज किया। बिंबिसार के कारण ही ये राइजेशन हुआ था पॉलिटिकल सुपरमेसी से। ये हरण्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, पुराणों में भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। इन्होंने रूल किया था 544 से लेके 492 बीसीई में। ठीक है, अब ये थे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों के कंटेम्प्ररी थे बिंबिसार। ठीक है, इनकी 3 प्रकार की ये पॉलिसी अपनी एक्सेप्ट करते थे, पॉलिसी चलाते थे अपने रूल करने के लिए। पहली थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस, दूसरी जगहों की जो राज्यों की जो स्त्रियां थी, उनकी पुत्रियां थी, उनसे विवाह करके, या फिर फ्रेंडशिप करके, जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स होते थे उनसे अच्छी खासी दोस्ती करते थे, और उसके बाद कॉन्क्वेस्ट करते थे वीक नेबर्स को। तो आसपास के छोटे राज्यों को बड़ी इजिली वो कॉन्कर कर लेते थे और अपना एम्पायर एक्सपैंड कर लेते थे। ठीक है, इन्होंने ही राजगृह को अपना कैपिटल बनाया था, जिसको गिरिविराज नाम से भी जाना जाता था। इनकी खास तौर पे इनकी अवंती जो थी, अवंती राज्य से इनकी राइवलरी बहुत ज्यादा चलती थी और उन्होंने अंग देश को कॉन्कर किया था। ठीक है, इनकी जो पहली वाइफ थी वो कोसल किंगडम से बिलोंग करती थी, उनका नाम था महाकोशला। ठीक है, ये प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। इनकी जो सेकंड वाइफ थी वो लच्छवी प्रिंसेस थी, उनका नाम था चेलन। ठीक है, जो कि अजात शत्रु की मदर थी। ठीक है, इनकी जो तीसरी वाइफ थी वो मद्र क्लैन से बिलोंग करती थी। तो इन्होंने ऐसे 3 विवाह किए थे। ठीक है, और इसी 3 विवाह के कारण क्या था, इनका एक्सपेंशन जो था वो पॉलिसी काफी ज्यादा सफल हुई थी। इसके बाद करते हैं इनके पुत्र के बारे में बात, अजात शत्रु। तो ये इनके अजात शत्रु एक ऐसे राजा थे, इन्होंने अपने फादर की पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाया था। कोसल राज्य था इन्होंने एनेक्स किया था और काशी को रिटेन किया था। ठीक है, लगभग 16 वर्ष तक इनकी लड़ाई चली थी वैशाली नाम के राज्य से। इन्होंने भी 2 इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स इजाद किए थे, जिसे हम वॉर इंजन्स के नाम से जानते हैं। ये सबसे एंशिएंट वॉर इंजन है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला था महाशिलाकंटका, ये एक वॉर इंजन था जो ये लोग अपने चैरियट्स, अपने रथों में यूज करते थे। और दूसरा था रथ मूसल। ठीक है, रथ मूसल में बेसिकली क्या थे कि मास किलिंग के लिए इसमें मेस मतलब गदा बंधे होते थे। ठीक है, उससे वो लोगों को मार पाते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, राजगृह अपनी जो कैपिटल थी इसमें किलेबंदी का सिस्टम इन्होंने चालू किया था। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण इन्हीं के रीजन के टाइम पे किया था। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को अरेंज किया था, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अजात शत्रु की। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल किसने अरेंज करी थी, अजात शत्रु ने। इसके बाद इनके पुत्र आए थे, उनका नाम था उदयभद्र, इनको उदयन नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, नई कैपिटल फाउंड आउट करी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में आप बाद में भी इसमें सुनोगे। ठीक है, जो कि किसके पास में बनी थी, गंगा और सोन नदी के पास में पाटलिपुत्र का निर्माण कराया था।
अब उदयन के बाद में दूसरी डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था शिशुंग डायनेस्टी। इनकी डायनेस्टी का टाइम था 413 बीसी से 345 बीसी। ठीक है, तो इसके सबसे पहले किंग थे, इनका नाम शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग। इनके जो इनको माना जाता ऐसा है कि ये पहले क्या थे, एक मंत्री थे, अमात्य थे वाराणसी से, और बाद में उदयन को इन्होंने बेसिकली क्या किया था, उदयन ने इनको अपॉइंट किया था एज एन किंग। ठीक है, अब क्या था, इन्होंने थोड़ी समय के लिए जो राजधानी थी वो वैशाली में शिफ्ट करी थी। इन्होंने अवंती नाम के राज्य को हराया था, जो 100 साल से युद्ध चल रहा है बिंबिसार के टाइम पीरियड से। इन्होंने फाइनली किया था, अवंती राज्य को हराया था और मगध और अवंती के बीच में इतने साल से जो राइवलरी चल रही थी उसको खत्म किया था। फिर के बाद आते हैं इनके बाद आते हैं काल अशोक। ठीक है, ये शिशुनाग के सक्सेसर थे। इनको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, पुराणों में इनका मेंशन मिलता है। इनने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो अरेंज कराई थी वैशाली में। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस याद रखना, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी काल अशोक के समय में, जो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब आता है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के को बनाने वाले थे महापद्म नंदा। इनको उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है, पाली टेक्स्ट में इनका जिक्र मिलता है। कुछ टेक्स्ट के आधार पे इनको नॉन क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रिय नहीं थे। और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है इनको अन्नाक कुला भी बोलते हैं, मतलब इनकी लीनेज के बारे में हमको पता नहीं कि ये किससे बिलोंग करते हैं, कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, है ना। तो नंदाओं को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अन्नाक कुला के नाम से जाना जाता है। इनको हम सबसे पहला एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। तो इनको क्या है कि इनको एकरथ के नाम से भी डिनोट किया जाता है, जो कि पहले एम्पायर बिल्डर थे इंडिया के। ठीक है, इन्होंने अपना क्या किया था कि अकेले दम पे आसपास के जितने भी रूलिंग प्रिंसेस थे सबको हराया था, और सर्व शत्रंतका और इनको सर्व शत्रंतका बोला जाता है। अपरूटर ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रियों को उखाड़ के फेंक देने वाले के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कलिंग को मगध से मिलाया था। इन्होंने कोसल को भी एक्वायर्ड किया था। ठीक है, और ये क्या करते थे, खास प्रकार की बातें थी जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए इन्होंने नए मेथड अपनाई थी, जिसमें ये ऑफिशियल्स अपॉइंट करते थे, जो ऑफिशियल्स क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। इन्होंने कई प्रकार के कैनल्स बिल्ड की थी और इरिगेशन के लिए बहुत सारा काम किया था। तो महापद्मनंदा की इंपॉर्टेंस यहीं पे बनती है। ठीक है, फिर आते हैं धनदानंदा। तो क्या था कि इनके बाद, इसके पहले भी कुछ ऐसे नंदा रूलर्स थे, लेकिन ये लास्ट इंपॉर्टेंट किंग थे नंदा डायनेस्टी के। ठीक है, इनको अग्रमेस नाम से भी जाना जाता है या जेंद्रमेस नाम से भी जाना जाता है। ग्रीक क्लासिकल राइटर्स ने इनके बारे में ऐसा लिखा है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर ने पंजाब पर हमला इन्हीं के रीजन के टाइम पे किया था। इनको क्रेडिट दिया जाता है नंदो प्रकर्मणी के लिए। ठीक है, इन्होंने नंदो प्रकर्मी का इन्वेंशन किया था, जो कि एक प्रकार का मेजरिंग स्टैंडर्ड था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने कौटिल्य की मदद लेकर फाइनली इन्हीं को हराया था और बाद में मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, तो ये आखिरी इंपॉर्टेंट नंदा रूलर थे। अब इसी टाइम पे, जिस समय ये रूल कर रहे थे, उसी समय पे पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन हुआ था इंडिया में, जिस समय नंदा रूलर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो महाजनपद जो कंबोज का था या मद्र जो था और गंधार जो था, ये लोग क्या करते थे, आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो अगर आप यहाँ मैप में देखोगे तो ये है कंबोज, ये है गंधार और ये है मद्र। इन तीनों की आपस में लड़ाई चलती रहती थी और कोई भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं आया था। स्ट्रॉन्ग किंगडम ना होने के कारण क्या हुआ कि क्योंकि ये लोग यूनाइटेड नहीं थे, तो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो था हमेशा एक कमजोर एरिया रहा था। तो उसका फायदा उठाते हुए एक आर्किमेनिड किंग थे जिनका नाम था साइरस। इन्होंने हमला किया था किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। इन्होंने इस इंडिया के ऊपर हमला किया और कपिशा, ये जो देखोगे कंबोज की कैपिटल है कपिशा, इसमें इसको हरा दिया था। और यहाँ के वो जो कंबोज के लोग थे, इनसे वो ट्रिब्यूट लेते थे। ठीक है, बाद में इन्होंने गंधार को भी हरा दिया था और गंधार से भी ये लोग ट्रिब्यूट लेते थे। ठीक है, इसके बाद आए थे डेरियस। ठीक है, डेरियस ने 516 बीसी के आसपास में पंजाब और सिंध पर हमला किया। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने मेंशन किया है गंधार को एज एन मोस्ट प्रॉस्पेरस सिटी, तो वो इन्हीं के हिस्टोरियन थे। ठीक है, गंधार ऐसा माना जाता है कि अकेला इतनी ट्रिब्यूट देता था पर्शियन एम्पायर को कि उनके 8
प्रोविंस 28 प्रोविंसेस मिलाकर भी इतने ट्रिब्यूट नहीं दे पाते थे, ठीक है। इन्होंने इंडियन प्रोविंसेस को कैप्चर किया और कई प्रकार के पर्शियन मर्शनरीज के जो पर्शनरी इन्होंने कैप्चर किया, किसको, इंडियन प्रोविंसेस को कैप्चर किया, और कई प्रकार के मर्सनरीज जो थे वो पर्शियन आर्मीज के लिए इन्हीं गंधार रीजन से बिलोंग होते थे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि आर्मी ऑफ जक्सिस थे, जो डेरियस के सक्सेसर थे जक्सिस, उनके कई ऐसे सोल्जर थे जो गंधार रीजन से बिलोंग करते थे। तो गंधार बेसिकली इनका एक ऐसा प्रोविंस हो गया था, इनको कंटिन्यूस मर्सनरी प्रोवाइड कराता था, ठीक है। अब इस इन्वेजन का बेसिकली फर्क क्या पड़ता है, जो पर्शियन इन्वेजन का सबसे बड़ा फर्क अपने ऊपर ये पड़ता है कि जो कल्चरल टाइज थे इंडिया और पर्शिया के बीच में वो जुड़ गए थे। ट्रेड और कॉमर्स जो था वो इंडिया और पर्शिया के बीच में वो बढ़ गया था। जो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है, जिसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, वो डिराइव्ड होती है अरामिक से। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो भी थी वो इन्हीं के इन्वेजन के बाद में हुई थी। पर्शियन सिग्लोई टाइप के जो कॉइन्स थे, इंडिया ने इन्हीं से कॉपी किए थे। रॉक इंस्क्रिप्शन जो अशोक यूज किया था बाद में, वो भी पर्शियन किंग डेरियस से ही कॉपी किया गया था। और मॉन्यूमेंट ऑफ अशोक के समय के जितने भी मॉन्यूमेंट थे, खासतौर पे जो बेल शेप्ड कैपिटल्स जो हुआ करते थे, और अशोक के एडिक्ट के जो प्रियम्बल थे, वो भी ईरानियन इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो ये चीजें था पर्शियन का इम्पैक्ट जो अपन ने देखा। तब इसका पढ़ाने का बेसिक रीजन क्या था, रीजन असल में ये है कि आपको अशोक और उनके बाद के जो रूलर्स थे, वो लोग जो उन्होंने प्रैक्टिस की, जो उन्होंने रॉक एडिक्ट्स अपने छोड़े, जिस प्रकार के वो लोग कॉइन्स यूज करते थे, जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में जो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो वो यूज करते थे, जिसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ये सब चीज बेसिकली क्या थी, पर्शियन इन्फ्लुएंस के कारण हुई थी, ठीक है। इसलिए अपन को ये थोड़ा देखना जरूरी है। अब इसी के बाद लास्ट के एक इन्वेजन जो वेस्ट से हुआ था, उसमें अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, जो 356 से 326 बीसी के आसपास में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था, जो मैसेडोनिया से बिलोंग करते थे, ग्रीस से। इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को 326 बीसी के आसपास में, और किसको हरा के, डेरियस जो किंग थे, इनको हराने के बाद ही में ये इंडिया पर इनको हमला कर पाए थे। इनकी हिस्ट्री जो है वो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो पूरी की पूरी अपन वेस्टर्न जो हमले हुए हैं भारत के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं महाजनपद की सोसाइटी और कल्चर के बारे में, कि किस प्रकार की सोसाइटी और कल्चर हुआ करते थे महाजनपद के, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कल्चर बेसिस में, वो आता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो है वो यूपीएससी पूछ चुका है। इसमें खास तौर पे ध्यान दीजिएगा क्या था। तो ये जो आप डायग्राम, ये नीचे फोटोज देख रहे हो, इस पे गौर करिए, इनको जरा ध्यान से देखिए, ये किस प्रकार से बने हुए हैं, ठीक है। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक। और इस मैप को भी ध्यान रखिए, ये मैप जो यहाँ बना हुआ है, ठीक। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर असल में क्या है, एक शाइनिंग टाइप ऑफ पोएट्री थी, जो कि वेरी फाइन फैब्रिक से बनाई जाती थी। ये ज्यादातर नॉर्दर्न साइड्स में हमको मिली है, इस कारण से इसका नाम जो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पड़ा था। कुछ सदर्न साइड्स में भी हमको इस प्रकार की पॉटरी मिली है, और सदर्न साइड में आंध्र प्रदेश में इसको अमरावती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कई प्रकार के शेड्स में मिली है हमको, और कई प्रकार के कलर में भी मिली है, लेकिन ज्यादातर हमको जैसे ब्लैक मिला है तो हमको ब्लैक के बारे में ज्यादा पता है। तो यहाँ आप देखोगे थोड़े थोड़े दूसरे कलर शेड्स भी हैं, ठीक है। कुछ पॉटरीज जो है वो शाइन नहीं करती है, मतलब फायर्ड है, मतलब अच्छे से पकाई हुई है, व्हील से बनाई हुई है, डीलक्स पॉटरी है, उसका ग्लॉसी सरफेस होता है, लेकिन पेंट नहीं करी गई है। आप इसमें देखोगे कि ये थोड़ी शाइन कर रही है, लेकिन किसी प्रकार का पेंट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। कुछ पॉटरीज हैं उनके ऊपर आपको ऐसी वेवी लाइंस दिखाई देंगी, जैसे इसमें है, ठीक है। कई में डॉट्स बने हैं, कुछ में बेंड्स बने हैं, कुछ में कॉन्सेंट्रेटेड या इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बने हैं, ठीक है। तो इसमें आप मैप में देखोगे कि ये जो पॉटरी है हमको इन नॉर्दर्न क्षेत्र में मिली है, ठीक है, और सदर्न के इस क्षेत्र में मिली है, ठीक है, इन सदर्न क्षेत्र में मिली है। इसलिए हम इसको बेसिकली, क्योंकि नॉर्थ एरिया में ज्यादा मिली है, इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। इसका टाइम पीरियड जो है ना वो 700 से लेके 200 बीसी के आसपास में रहा है। ये इसी टाइम पे फ्लरिश्ड हुई थी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। इससे रिलेटेड क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इस पॉटरी मेकिंग के कारण ही क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर फेज नाम से ही ये फेमस हुआ है। तो 700 से लेके 200 बीसी के आसपास का जो ये फेज है, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर फेज कहलाता है, ठीक है।
तो इसमें क्या बात है, इसकी फेस की बात है। पॉटरी तो उस टाइम पे मिली थी, लेकिन क्या था कि इस टाइम पे अर्ली पंचमार्क कॉइन्स भी हमको मिले थे इन्हीं साइट्स पे, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेस था जिसमें मेटल मनी, बर्न ब्रिक्स और रिंग वेल जो थे वो बनाए जाते थे। क्या क्या बनाए जाते थे? मेटल मनी मिलता था, बर्न ब्रिक्स बनाए जाते थे और रिंग वेल बनाए जाते थे। कई प्रकार के जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं या स्मॉल सेटल्स हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स हैं, उनका नाम भी हमको इन्हीं के थ्रू पता चलता है, ठीक है। तो जैसे पुरा या नगरा, तो इसको फोर्टिफाइड टाउन बोलते थे। निगम, ये एक मार्केट टाउन होता था। राजधानी कैपिटल सिटी कहलाता था और नगर का कहलाता था स्मॉल टाउन। फिर महानगर का होता था जो कि बिग सिटीज होती थी, जैसे कि काशी, कौशंबी, राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रवस्ती, अयोध्या, वैशाली, चंपा और कपिलवस्तु। तो ये सब बेसिकली क्या था? महानगर कहलाते थे, ठीक है। तो महानगर बेसिकली क्या होता था कि गवर्नमेंट की मेजर सीट जो होती थी महानगर में बैठती थी और मेजर हब होते थे ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए। तो ये था बेसिकली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर फेज, जहां पर इतनी सब चीजें थी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन ट्रेड और कॉमर्स की। क्योंकि ज्यादातर मेजर सिटीज जो थी वो रिवर बैंक्स के आसपास में ही बनती थी। यही वाले एरिया जो होते थे वो ट्रेड रूट्स के आसपास में भी बसते थे, और ट्रेड जो होता था वो महान जनपदों में सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड होता था। इसलिए क्या था कि आप देखोगे कि यहाँ पे दो प्रकार के आपको पाथ दिखाई देंगे। तो हमको एक ऐसा एविडेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड फ्लरिश करता था, तो वो किन किन जगहों पे फ्लरिश करता था? एक तो ईस्टर्न बंगाल और म्यांमार वाले रीजन के लिए, और दूसरा वेस्टर्न तक्षशिला और अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के लिए। तो हमको फ्लरिशिंग ट्रेड मिलता है इस एरिया में और इस एरिया में, ठीक है। ये दो एरिया थे यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश हो रहा था, ठीक है। तो यही रूट बेसिकली क्या थे? यही रूट में अगर आप देखोगे तो रिवर बैंक भी आपको मिल जाएगा, यहीं पे ट्रेड रूट भी बनते थे, जिस कारण से महाजनपद जो थे इतने डेवलप कर पाए। तो दो मेजर ट्रांस रीजनल रूट थे इस टाइम पीरियड पे, एक जिसको बोला जाता था उत्तर पाठ और एक जिसको बोला जाता था दक्षिण पाठ। तो उत्तर पाठ, ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये उत्तर पाठ कहलाता था। ये येलो कलर की लाइन जो है ये दक्षिण पाठ कहलाता था। तो उत्तर पाथ क्या होता था? नॉर्थ वेस्ट जो थी वो पोर्ट सिटी से लेके तम्रपाली बे ऑफ बंगाल तक गया था। तो ये नॉर्थ वेस्ट की ये है पोर्ट सिटीज, यहाँ से लेके जो यहाँ वाला जो एरिया है बे ऑफ बंगाल तक में, ये सारा क्या कहलाएगा? उत्तर पाठ कहलाएगा। दक्षिण पास बेसिकली कहा था पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान होते हुए गोदावरी तक आता था। तो ये पाटलिपुत्र का एरिया आपको इसी साइड मिलेगा। ये घूमते घूमते किधर पे आएगा? गोदावरी जो रिवर है इसके यहाँ तक आएगा। तो उत्तर पाठ और दक्षिण पाठ यहाँ पे है। पाली टेक्स्ट में हमको ये भी पता चलता है कि सी ट्रेवल ट्रेड भी हुआ करता था, ठीक है। हालांकि ये चीज थी, क्योंकि ज्यादातर जो स्वर्ण भूमि में भी अगर आप जा रहे हो तो बाय रोड नहीं जाओगे, आप बाय बोट से जाओगे। तो वो भी यूजुअली ट्रेवलिंग होती थी, तो सी रूट के थ्रू भी होती थी। किस प्रकार के आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे? तो टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी से बनाए हुए प्रोडक्ट्स होते थे, पॉट्स होते थे, चंदन सैंडलवुड होता था, पर्ल्स होते थे। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हम एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट क्या क्या करते थे? कई प्रकार के प्रीशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड है, लेपिस लुजली है, जेड, सिल्वर, कई प्रकार के इंपोर्टेड आइटम अपन इंपोर्ट करते थे। अब देखिए खास बात ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो टैक्स कलेक्टर होते थे इन ट्रेड रूट में, इनको क्या क्या बोला जाता था, ठीक है। तो टैक्स कलेक्टर एक जिनको बोला जाता था कम्मिकास, ये कस्टम ऑफिशियल्स होते थे जो इन ट्रेड रूट्स में आपको मिलते थे। फिर आता था शौलकिका या शौलका ध्यासका, ठीक है, इनको टोल ऑफिशियल्स बोला जाता था। फिर आता था राजभतास, ठीक है, ये स्पेशल रॉयल ऑफिशियल्स होते थे जो ट्रैवलर्स को प्रोटेक्ट करते थे। तो इन तीन चीज को याद रखिएगा, ये प्री में पूछे जाने सवालों में से एक है, इन चीजों में आया जा सकता था। अच्छा, अब मेन से रिलेटेड जो है मैं बता दूं कि महाजनपद में ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड कई प्रकार के सवाल आते हैं और मेन से रिलेटेड आते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आप मेंस में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड और मीन्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो ट्रेड जो यूजुअली होता था वो मेटालिक मनी या निक्शा या सतमाना से होता था। कॉइन्स जो बनते थे वो सिल्वर और कॉपर के बनते थे। कॉइन पंचमार्क कॉइन्स होते थे, जिसमें कई प्रकार के डिजाइन अगर आप देखेंगे तो इसमें हिल्स बने हैं, ट्री बुल बने हैं, फिश बने, ट्रीज बने हैं, बुल बना है, फिश बना है, एलिफेंट्स हैं, ये इनके मार्किंग आपको इसमें मिल जाती थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमको वेज मतलब वेतन या वेज अर्नर या वैतनिका के बारे में भी पता चलता है। तो ये याद रखिएगा कि वेज वेतन और वेतानिका जो है हमको कहाँ से पता चलता है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से बनता है। ये प्री का सवाल है, ठीक है। फिर सेठीज के बारे में पता चलता है। तो सेठी बेसिकली हाई क्लास ऑफ बिजनेसमैन जो हैं,
वो लोग सेठी कहलाते थे, है ना, सेठी साहब। फिर आता है वेस्सा। वेस्सा बेसिकली मर्चेंट स्ट्रीट्स होती थी। तो शहरों के बीच में, जैसे आज भी अगर आप देखोगे कि बड़े बड़े जगहों पर मर्चेंट जहाँ बैठते हैं, तो आपके भी शहर में कोई कोई पर्टिकुलर ऐसा एरिया होता है जो किसी खास प्रकार की चीज के लिए फेमस होता है। जैसे सराफा, सराफा में आपको गोल्ड ही गोल्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जगह पर वेस्सा जो जगह होती थी, ये मर्चेंट स्ट्रीट कहलाती थी। यहाँ पर आर्टिसंस और मर्चेंट्स रहा करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था, वेस्सा। अब टाउन्स और विलेजेस की बात करते हैं, तो किस प्रकार के टाउन्स और विलेजेस होते थे। अब जो आर्टिसंस हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग टाउन्स में रहते थे, ठीक है। ये टूल्स, क्लॉथ्स और इस प्रकार की चीजें बनाते थे। जो रूरल फ्लोक्स के लिए और एग्रीकल्चर जो होते थे, उनके लिए भी निर्माण जो होता था ये टाउन्स में ही होता था, ठीक है। उन्हीं के लिए ये सारी चीजें बनाई जाती थी। अब विनय पिताक जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हमको इसमें 3 प्रकार के विलेजेस के बारे में पता चलता है। 3 प्रकार के ग्राम होते थे। तो एक तो टाउन है ही, जो मेन सिटी में आता था, ठीक है। मेन सिटी, अच्छा, कैपिटल सिटी और टाउन जो होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। कैपिटल सिटी से अलग है टाउन्स, और टाउन से अलग है विलेजेस। तो 3 प्रकार के विलेज के बारे में हमको पता चलता है। एक तो टिपिकल विलेज है, जिसमें आपको कास्ट कम्युनिटीज हैं, वो लोग रहते हैं। इनके जो हेड होते थे उनको ग्राम भोजक बोला जाता था, ठीक है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमको पॉलीटेक्स से पता चलता है कि टिपिकल विलेज जो होता था उसका हेड कौन कहलाता था, ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामका कहलाता था, ठीक है। इनका जो रिलेशन होता था वहां के किंग से होता था। इनका काम टैक्स कलेक्शन होता था, लॉ मेंटेन करना होता था, ठीक है। तो वो होते थे ग्राम भोजक। टिपिकल विलेजेस के बाद आते हैं सब अर्बन विलेजेस, ठीक है। इन्हें हम क्राफ्ट विलेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कारपेंटर के विलेज कहलाता था वद्धकी ग्राम, रीड मेकर विलेज कहलाता था नलकरा ग्राम, और सॉल्ट मेकर विलेज कहलाता था लुननकर ग्राम, ठीक है। फिर चैरियट मेकर विलेजेस भी हुआ करते थे। तो अलग अलग गांवों में अलग अलग प्रकार की, मतलब एक पर्टिकुलर गांव पर्टिकुलर काम के लिए ही बना जाता था। कि अगर आपको कारपेंटर का कोई काम चाहिए तो इस गांव चले जाओ भैया, यहाँ सारे लोग कारपेंटर ही बैठे हैं, ठीक है। इसके अलावा होते थे बॉर्डर विलेजेस। बॉर्डर विलेजेस पर्टिकुलरली ऐसी जगह होते थे जिनको अरामिका ग्राम कहा जाता था। ये क्या होते थे कि कंट्री साइड में बसते थे और खासतौर पे जंगलों से मिश्रित होते थे। तो जैसे मान लीजिए हम ये बात करें, ये अगर पूरा का पूरा कोई एक महाजनपद है, तो इसके जो टेरिटरी, मतलब इसकी पेरीफेरी में जो गांव बसते थे, है ना, ये गांव क्या कहलाते थे, अरामिका ग्राम कहलाते थे, ठीक है। इनके अंदर आपको सबअर्बन विलेजेस मिल जाएंगे। जो टाउन्स होंगे वो आपको इनके बीच में मिल जाएंगे, लेकिन जो पेरीफेरी में बसते थे, जिनके बाद बाहर सीधा फॉरेस्ट ही का एरिया पड़ता था, तो ये एरिया कौन से कहलाते थे, अरामिका ग्राम कहलाते थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर की। प्री में बहुत सारे सवाल आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मेंस में बहुत सारे सवाल आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो विलेजेस जो थे, उनकी लैंड्स को डिवाइड किया जाता था। एक तो कल्टिवेबल प्लॉट से, जो किसी खास प्रकार की परिवार को दे दिया जाता था कि आप ही क्या करोगे, आपके परिवार को हम ये जमीन देते हैं, इस पे एग्रीकल्चर आपको ही करना है, ठीक है। अब फैमिली वो क्या करती थी, दूसरे एग्रीकल्चर लेबर को बुला के लाती थी, जिनको बोला जाता था दास कमरकर। वो लोग क्या करते थे, उस लैंड को कल्टीवेट करते थे, ठीक है। जो रिच पीजेंट्स होते थे, ठीक है, उनको गहपति बोला जाता था। प्री का सवाल है, ठीक है। रिच पीजेंट्स को क्या बोला जाता था, गहपति बोला जाता था। इरिगेशन चैनल्स बनाए जाते थे जो फील्ड्स के द्वारा यूज किया जाता था। जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 पार्ट जो होता था पीजेंट्स को टैक्स के थ्रू देना पड़ता था। और वो कलेक्ट कौन करते थे, रॉयल एजेंट्स कलेक्ट करते थे। वो मैंने बताया आपको, रॉयल एजेंट जो कलेक्ट करते थे उनको क्या बोला जाता था। कई ऐसे विलेजेस होते थे, वो ब्राह्मणों को दान कर दिया जाता था, और उसको क्या बोला जाता था, ब्राह्मदेया बोला जाता था। या उनको बिग मर्चेंट्स को भी दिया जाता था, उसको भी क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेया ही बोला जाता था, ठीक। कई प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो धीरे धीरे इस समय ही इमर्ज करना चालू हुई थी। खेती के लिए आयरन प्लक्शियर का यूज करना चालू हो गया था। और जो एलुवियल सॉइल की जो गुड फर्टिलिटी थी, उसने एग्रीकल्चर को और बढ़ाया ही था, ठीक है। तो क्या था कि अब आयरन यूज होने लगा था काय के लिए, यहाँ खेती बाड़ी के लिए, और उसी कारण से क्या था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी हो गया था। किस प्रकार के प्रोड्यूस होते थे, जैसे राइस, बार्ली, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन, ये ज्यादातर प्रोड्यूस किया जाता था। पेडी ट्रांसप्लांटेशन जो थी ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी जाती थी, ठीक है। तो ये सारे अनाज जो थे वो एग्रीकल्चर से थ्रू उगाए जाते थे। ये हम मगध की बात ज्यादातर कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, क्योंकि हमारे पास लिटरल एविडेंस है ना, इसलिए हमको मगध के बारे में पता है।
एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, किंग जो था वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होता था, वो रूल करता था किन के हेल्प से, महामंत्रा या अमात्यास के रूल के हेल्प के थ्रू वो रूल करता था। अमात्यास के पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और मिलिट्री फंक्शंस होते थे, जो कि आज के जज या चीफ अकाउंटेंट के बराबर होते थे। रॉयल हाउस होल्ड का जो हेड होता था वो मंत्री या कोई मिनिस्टर होता था, और कमांडर जो होता था सेना नायक, ठीक है, उनको असिस्ट कौन करते थे, आयुक्त असिस्ट करते थे। तो अगर आप देखेंगे कि किंग क्या है, एक हाईएस्ट अथॉरिटी में है, उसके नीचे अमात्याज लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और मिनिस्टर्स के अंदर अंदर में इसके अलावा में फिर कमांडर, और कमांडर जो सेना नायक है उनके नीचे आयुक्त होते थे। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चला करता था, ठीक है। बलि जो था, बलि बलि कंपलसरी कर दी गई थी, ठीक है, जिसके लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे, जिनको बोला जाता था बलि साधका, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, बलि कलेक्ट करते थे। तो बलि बेसिकली जो पहले वॉलंटरी हुआ करता था उसको मैंडेटरी बना दिया गया था कि अब आपको टैक्स देना ही है, ठीक है। अब जो 1/6 पार्ट था वो तो पीजेंट्स जमा करते थे अपने प्रोड्यूस का, तो जितना भी एक किसान उगाएगा उसका 1/6 पार्ट किसको देगा, एज एन टैक्स देगा। लेकिन जो आर्टिसंस होते थे, जिनके पास भूमि नहीं है या पैसे नहीं है, तो ये लोग कैसे अपना टैक्स जमा कर सकते थे, तो वो लेबर प्रोवाइड करते थे राजा के यहाँ काम करके और अपने यहाँ का टैक्स चुका देते थे, ठीक है। अब अब कई प्रकार की असेंबलीज थी, जैसे सभा और समिति ना, ये टोटल खत्म हो चुकी थी। इसके अलावा बेसिकली परिषद जो था, जिसमें खूब सारे ब्राह्मण होते थे, वो लोग असिस्ट करने लगे थे किंग को उसके एज एन एडवाइजरी काउंसिल की तरह, ठीक है। तो ये चीज अपीयर हो गई थी। परिषद कब आया था, मगध के टाइम पीरियड में, महाजनपद पीरियड पे ही परिषद आया था। तो ये भी प्री का सवाल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लीगल और सोशल सिस्टम की। अब आपको पता ही है कि कई प्रकार के धर्मशास्त्र और ये सब ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, ठीक है। इसीलिए वो क्योंकि वो लिखे जा चुके हैं, इसीलिए क्या था, यही पीरियड किसमें इंडियन लीगल और जुडिशरी सिस्टम का ओरिजिन कहलाता है, क्योंकि सारी अब चीज लिखी गई थी, अब उसको प्रैक्टिस करने की बात थी। तो सोसाइटी को यूजुअली गवर्न किया जाता था कैसे, वर्ण डिवीजन से, जो कि जनपद टाइम पीरियड पे ही अच्छे तरीके से आ चुका था, लेटर वैदिक पीरियड में इमर्ज हुआ, और जनपद के समय में अच्छा खासा आ चुका था। तो वर्ण डिवीजन हो गया था। वर्ण में वही चीज हो गई थी कि जो हर एक वर्ण है उसका अपना खुद का रोल होगा, जैसे प्रीस्ट, ब्राह्मण जो होंगे वो प्रीस्ट होंगे, टीचर होंगे, क्षत्रिय वॉरियर होंगे, वैश्य जो कहलाते थे वो पीजेंट, आर्टिसन, मर्चेंट, ये सब वैश्य कहलाते थे, और शूद्र जो होते थे वो सारे के सारा प्रकार का लेबर प्रोवाइड कराते थे इन्हीं 3 ऊपर के वर्णों को, जिनको हम क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। शास्त्रों का उपयोग किया जाता था अमात्यास के द्वारा लीगल प्रोसीजर के लिए, ताकि वो उसी के थ्रू पनिशमेंट दे सके। तो शास्त्र को पढ़ के पनिशमेंट देखी जाती थी कि किस प्रकार की पनिशमेंट इसको देनी चाहिए, ठीक है। किनशिप की खास तौर पे तो धीरे धीरे, क्योंकि जनपद आ चुके थे, कुल धीरे धीरे बन चुका था, तो इसी समय पे क्या था कि किन ग्रुप जो थे उसका एक्सपेंशन जो था वो बढ़ गया था। तो नाती या नाती कुलनी, ये इनको किन के जो ग्रुप्स थे, मतलब एक ही रिश्तेदार जो थे, वो नाती या नाती कुलनी कहलाते थे। अब जो कुल था उसको डिनोट किया जाता था एज एन पैट्रिलिनियल फैमिली के थ्रू, मतलब पुरुष के द्वारा ही, मतलब ज्यादातर पैतृक जो था कुल वो होता था, और उनकी जो फैमिली थी वो नातका कहलाते थे, ठीक है। और ये नातक जो थे दोनों टाइप के, जो मदर साइड के लोग भी और फादर साइड के लोग भी, वो भी सब क्या कहलाते थे, नातका ही कहलाते थे। तो जैसे हम रिश्ते नाते बोलते हैं ना, तो उसी हिसाब से नातका उनको बोला जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्री का कंटेंट मिल सके और वो लोग अपना एग्जाम निकाल सके। थैंक यू।